अ वेरी वेरी वार्म वेलकम एट माय यूट्यूब चैनल जोश एट पीक। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, बहुत बहुत कम दिन है। और इस बार जो पेपर होने वाला है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो सीबीएस एमसीक्यू सीबीसीएस और एमसीक्यू पैटर्न पे होने वाला है, जो बिल्कुल बच्चों के लिए नया है। तो इसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इन्वायरमेंटल एजुकेशन का जो बहुत ही सेलेक्टेड और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने लेकर आया हुआ है। आप इस कम से कम इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल एजुकेशन का, इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप इनको देखिए, बहुत ही कम समय में ये आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। और वीडियो कंप्लीट होने के बाद लगभग आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन का 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला के अंतिम स्तर पे कौन होते हैं, यानी जो हमारा खाद्य श्रृंखला होता है उसके अंतिम स्तर पे कौन होते हैं। जैसे हमको पता है कि जो हमारा खाद्य श्रृंखला होता है उसमें सबसे पहले क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, यानी जिसको उत्पादक बोलते हैं, फिर प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, फिर द्वितीयक होते हैं, फिर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं और लास्ट में हमारे आते हैं अपघटक। अपघटक कौन होते हैं? अपघटक वो होते हैं जो निम्न प्राथमिक उत्पादक, द्वितीयक उत्पादक और तृतीयक उत्पादक को क्या करते हैं, उनको मिट्टी में कह सकते हैं कि उनको एक तरह से अपघटित कर देते हैं। उनको बिल्कुल मिट्टी में वापस, जैसे वो जिस फॉर्म से आए होते हैं, प्रोड्यूसर जहाँ से होते हैं वो वापस उन्हीं में वो क्या करता है, उनको अपघटित कर देता है। ठीक है, तो जो लास्ट हमारा खाद्य श्रृंखला के जो अंतिम स्तर पे होते हैं, कौन से होते हैं? अपघटक होते हैं। कौन से होते हैं? अपघटक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जीवों के मध्य भोजन प्राप्त करने के पोषण क्रम को क्या कहते हैं। ठीक है, जीवों के मध्य, ठीक है, उसी से खाद्य श्रृंखला जाल से ही हमारा संबंधित ये क्वेश्चन है कि जीवों के मध्य जो भोजन प्राप्त करने के पोषण क्रम को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पोषण क्रम को हम क्या कहते हैं? पोषण क्रम को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, इसी को, क्योंकि आपको पता है प्रोड्यूसर होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, फिर द्वितीयक होते हैं, फिर तृतीयक। तो ये क्या होते हैं, सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है वो उनको खाता है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाता है? तृतीयक उपभोक्ता खाते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है, ऐसे हमारा ये क्रम चलता रहता है। तो इस श्रृंखला को, इस कड़ी को क्या कहते हैं? इस कड़ी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या बोलते हैं इसको? खाद्य श्रृंखला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है। तो आपको पता है कि ऊर्जा जो होता है इसका दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, मतलब इनको दो रूप में देखा जाता है। एक रूप में देखा जाता है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और दूसरा देखा जाता है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो जो हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, यानी परंपरागत मतलब वो ऊर्जा के स्रोत जो कभी उनका यूज करें तो वो खत्म हो सकते हैं। ठीक है, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, अगर इनका हम यूज करते हैं, अगर सही से ना करें तो नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाला है उसमें खत्म हो सकता है। लेकिन जो हमारा सूर्य है, इससे प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। जब तक ये कह सकते हैं पृथ्वी है, सूर्य का अस्तित्व भी तब तक रहेगा। तो इस तरह के जो ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनको बोलते हैं हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सौर विकिरण। ठीक है, ऐसे आप देखिए क्वेश्चन जो आ रहा है, खुद को भी एनालाइज कीजिए कि हमको कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटक निम्न में से कौन उदाहरण है। मतलब अपघटक का निम्न में से कौन उदाहरण है। ठीक है, क्या वो शैवाल है, क्या वो प्लैंकटन है, क्या वो कवक है। ठीक है, तो आप जानते हैं अपघटक इसमें से कौन है? अपघटक इसमें से है कवक। कौन सा होता है हमारा? कवक। ठीक है, कवक का भी वही काम होता है जो हमारे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक होते हैं, इनको भी वापस क्या करता है, वो उनको अपघटित करता है, यानी वापस उनको उसी मिट्टी के तौर पे, मतलब उनके शरीर को वो अपघटित करके छोटे छोटे जीवों और के रूप में उनको अपघटित कर देता है। और इसलिए इनको भी हम क्या बोलते हैं? अपघटक। अभी आप फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़े हैं कि जो हमारे अपघटक होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमारे खाद्य श्रृंखला होते हैं, जो हमारे खाद्य श्रृंखला होते हैं वो बिल्कुल उसके अंतिम स्तर पे होते हैं, यानी वापस उनको वो जहाँ जिस मिट्टी से वो प्रोड्यूस होते हैं वापस उनको उसी मिट्टी में क्या करते हैं? उनको तब्दील कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कि सर्वाहारी जो जंतु होते हैं वो किस वर्ग में आते हैं। कहने का मतलब है कि क्या ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं या द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं या फिर तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। तो आपको पता है सर्वाहारी कौन होता है। सर्वाहारी वो होते हैं जो मांस को भी खाते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वो मांस को भी खाते हैं, जो फल फूल सब्जी यानी प्लांट होता है उनको भी खाते हैं, वो होते हैं सर्वाहारी। जैसे कि हम लोग, जैसे मानव, ठीक है, मानव प्रजाति क्या होता है, मानव दोनों खा सकता है, प्लांट जो होता है वो भी खा सकता है और जो मांस मछली होता है वो भी खा सकता है। तो वो किस में आता है, वो आता है द्वितीयक उपभोक्ता में। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप ऐसा इन्वायरमेंटल एजुकेशन का और भी अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि अब टाइम नहीं है, टाइम आपके पास बहुत कम है। जितना आपके पास से इम्पोर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने से गुजर जाए वो एग्जाम में जरूर याद रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पर्यावरण व पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या होता है। ठीक है, जो हमारा पर्यावरण होता है, जो पारिस्थितिकी होता है, उसका भौतिक घटक क्या है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वनस्पति। क्या हो जाएगा, वनस्पति। यानी इसका जो भौतिक घटक है वो हमारा क्या है, वनस्पति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि आगे हमारा क्वेश्चन क्या है। ओके, आप बहुत ही इसको ध्यान से सारे क्वेश्चन देखते जाइए। आप खुद क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन क्या सेलेक्टेड है, इम्पोर्टेंट है, फिर इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन लिया है बिल्कुल आपके जो पाठ्यक्रम है उसके ही अकॉर्डिंग लिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है कि कितने प्रतिशत भूमि पर वन होते हैं, या कह सकते हैं कि जो वन होते हैं उनको कितना प्रतिशत होना चाहिए। अगर एक अच्छा इन्वायरमेंट हम चाहते हैं कि जो हमारी कह सकते हैं एटमॉस्फेयर है उस पर पॉल्यूशन का या किसी अदर चीज़ का उस पर इफेक्ट ना पड़े, तो हमारा अर्थ पर कितना परसेंटेज जो है वो वन होने चाहिए। ठीक है, तो वो इसका बताइए, क्या 50 होता है या 27 होता है या 40 होता है या 33 होता है। तो हमारा ये होता है 33। यानी अगर हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ की हमें एक शुद्ध हवा मिले, तो इस तरह से हमारे उस भूमि पे कितने परसेंट वन होने चाहिए, यानी फॉरेस्ट होने चाहिए। तो 33% हमारा उस पर कह सकते हैं फॉरेस्ट या वन होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक किस गैस की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए, भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक किस गैस की मात्रा पाई जाती है। यानी हमारा भू प्रॉपर्टी क्या होता है, जिसपे हम रहते हैं। ठीक है, जहाँ हम चलते हैं, जो हमारी भूमि समतल है उसके अंदर जो होती है किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो खुद देखिए बताइए, क्या एल्युमिनियम होता है, क्या सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन जो होता है उसका हम कह सकते हैं जो सिंबल होता है एलिमेंटिक सिंबल SI होता है। एल्युमिनियम जो होता है उसका एलिमेंटिक सिंबल क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। और तीसरा हमारा होता है ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। यानी हमारे भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्या है, सर्वप्रथम जैव विविधता का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, जैव विविधता का प्रयोग किसने किया था, इट मीन्स कि जैव विविधता जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था। तो इसका क्या E.O. विल्सन ने किया था, एडमायर ने किया था या फिर ग्रेट मार्क ने किया था। अगर इसका आप आंसर दे सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर खुद से आप ट्राई कीजिए कि क्या ये क्वेश्चन आपको आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो लिखिए, नोट डाउन करिए। ठीक है, क्योंकि ये सारे इन्वायरमेंट के ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट है, और आप ये आने की पूरी पूरी संभावना इसकी होती है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो हमारा जैव विविधता का प्रयोग किसने किया है, तो ये इसका राइट हो जाएगा E.O. विल्सन नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने जैव विविधता शब्द का उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, अब आ जाता है, देखिए इस समय पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आपको पता है इन्वायरमेंट क्यों पढ़ाया जाता है, इन्वायरमेंट इसीलिए पढ़ाया जाता है कि हम जागरूक रहें कि हमारा एटमॉस्फेयर जो हमें इतना कुछ दे रहा है, हमें रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ वो प्रोवाइड कर रहा है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें कमी हो रही है और क्या क्या सुधार हो रहा है, वही चीज़ इन्वायरमेंटल है। अब वही हमसे रिलेटेड, ये कोई सब्जेक्ट पहले सब्जेक्ट नहीं था, ये हम कह सकते हैं कि
हमारा इन्वायरमेंट जब बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होने लगा तो इसको देखते हुए एक सब्जेक्ट बनाया गया, दैट इज कॉल्ड द इन्वायरमेंटल एजुकेशन। ठीक है, तो आप देखिए इस ग्रीन हाउस गैस का आप भी नाम सुने होंगे रियल लाइफ मतलब डेली लाइफ में कि कितना ये डेंजर है हमारे अर्थ के लिए। तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती है, डेट इज कॉल्ड द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग वो होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और हम यहाँ कहीं रहते हैं, और आपको पता है कि हमारा अर्थ में क्या होता है, 5 लेयर एटमॉस्फेरिक लेयर होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं क्षोभ मंडल, फिर ऐसे कहते हैं समताप मंडल, आयन मंडल, बंध्य मंडल, ये सारा हमारे क्या है, ये सारे हम कह सकते हैं हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर है। ठीक है, तो इस लेयर में जब हमारा यहाँ पृथ्वी पे हमने बहुत पोल्यूशन कर दिया, या जो हमारा CO2 गैस है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस को इफेक्ट करता है। अगर इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो गैस होती है ना, ये थोड़ी सी क्या कह सकते हैं, ये भारी होता है। ठीक है, ये उतनी हल्की गैस नहीं होती है, तो ये कह सकते हैं कि ये जब अर्थ से ऊपर जाता है तो बहुत ऊपर नहीं जा पाता है, निकल नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा CO2 बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह होता है, बहुत हार्ड होता है। तो ये जो हम कह सकते हैं कि यहाँ से गैस निकल नहीं पाता है, वापस टकरा के ये अर्थ पे आ जाता है, और इसी वजह से हमारी जो पृथ्वी है और गर्म होती जा रही है। इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, या फिर बोलते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो इसमें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, CFS भी होता है, CH4 भी होता है, N2O भी होता है। इसका नाम याद कीजिए, फर्स्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलता है उसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हमारा थर्ड क्या है, ये इसको बोलते हैं मीथेन, CH4। ठीक है, अब ये हमारा हो गया ये थर्ड, ठीक है, N2O सॉरी 4, और ये हो गया ई मतलब क्या हो गया, सभी, यानी इसमें जितने भी ये गैस हैं वो सारे गैस कैसे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा कि ये ग्रीन हाउस गैसें क्या है। ये मैंने सभी इसलिए लिया है ताकि सारा कवर हो जाए। देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है, यानी ABCD, ये कहीं भी इनमें से कोई भी आए तो आप समझिएगा कि कैसे गैस है, ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि जैव भार में कौन सम्मिलित है, यानी जो हमारा जैव भार होता है उसमें कौन सा सम्मिलित है। तो क्या उसमें उत्पादक भी होते हैं, क्या उसमें उपभोक्ता भी होते हैं, क्या उसमें अपघटक भी होते हैं, या सभी होते हैं। तो जाहिर सी बात है इसमें सभी होते हैं। अगर हमारे पास कहीं भी इकोसिस्टम है, दैट इज कॉल्ड, अगर हमारे पास कोई इकोसिस्टम है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपको पता है वहाँ प्लांट भी होगा। ठीक है, प्लांट को क्या कहते हैं, प्लांट को हम बोलते हैं उत्पादक, प्लांट को क्या बोलते हैं, उत्पादक कह लीजिए, या फिर उसको क्या कह लीजिए, प्रोड्यूसर। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं वहाँ उपभोक्ता भी होते हैं। उपभोक्ता कौन होते हैं, उपभोक्ता वो होते हैं जो इनके कड़ी में जो प्राथमिक द्वितीयक होते हैं वो उनको जो खाते हैं, यानी उपभोक्ता वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ये क्या होते हैं, प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, तो इनको बोलते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता के बाद जो एकदम लास्ट में आता है, यानी तृतीय अंतिम स्तर में इस जैव भार का होते हैं, वो होते हैं अपघटक। कौन से होते हैं, अपघटक। इसके बारे में मैंने पहले ही क्वेश्चन करा चुका है कि ये जो हमारी कड़ी चलती है जैव भार के रूप में, जो इकोसिस्टम है, वो हमारा सबसे लास्ट यानी जो अंतिम उनका होता है वो क्या होता है, अपघटक। ये वापस क्या करते हैं, इनको सड़ा गला के वापस इनको किसमें, मिट्टी में इसको वापस क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, तो आई होप इतना क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, हम इसको हटा देते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ भी देखिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद देखेंगे आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, कि ये सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग लास्ट। ठीक है, ये नंबरिंग थोड़ा सा गलती हो गया है, देख लीजिएगा इसको। देखिए, खेतों की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली कौन सी है। खेतों की जो सर्वाधिक पुरातन प्रणाली होती है, पुरातन मतलब क्या होता है, मतलब बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है खेती करना। तो कौन सी एक खेती है जिसको हम लोग बहुत ही लंबे समय से कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है क्या वो स्थानांतरण कृषि है, दूसरा क्या वो झूम खेती है, तीसरा क्या है थोड़ा स्थायी कृषि है, या डी मतलब क्या कोई नहीं है। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हम कह सकते हैं ट्रिकी है। आप ऑप्शन देख के बताइए। देखिए, खेतों का सर्वाधिक पुरातन प्रणाली, पुरातन प्रणाली मतलब बहुत ही पूर्वोत्तर भारत में एक खेती होती आती है। जैसे क्या कहते हैं, वहाँ पे एक जनजाति होती है,
अगर वो जहाँ रहते हैं वहाँ पे सारे पेड़ पौधे जितने भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल या उनको होते हैं, बड़े बड़े घास होते हैं, उनको क्या करते हैं, आग लगा के जला देते हैं। ठीक है, जला देते हैं, फिर उनको वैसे ही कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं, फिर वो वहाँ पे खेती करते हैं, फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर वो स्थानांतर, वो कहीं और जाते हैं, कहीं और रहते हैं, फिर वहाँ भी वो क्या करते हैं, खेती करते हैं, फिर उसको वहाँ से लेते हैं और जितना भी वहाँ पे प्रोड्यूस होता है प्लांट से, फिर उसको वैसे ही छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो इसको बोलते हैं स्थानांतरण कृषि भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं झूम खेती। यानी आप कह सकते हैं कि ये यहाँ पे आपका ये आंसर दोनों सही है, स्थानांतरण कृषि भी सही है और आपका झूम कृषि भी सही है। दोनों का दोनों यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सही है। तो आ सकता है कि खेतों की जो सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है वो कौन होती है, तो आप स्थानांतरण कृषि है उसको भी टिक कर देंगे सही है, और जो झूम खेती है उसको भी टिक कर देंगे क्या, कि सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि साइबेरियन सारस, ठीक है, सारस नहीं है, ये सारस है, सॉरी, इसको सारस कर लीजिएगा, है, ठीक है, सारस, ठीक है। साइबेरियन सारस आप नाम सुने होंगे, जब भी इन्वायरमेंट आप पढ़े होंगे साइबेरियन सारस का नाम सुने होंगे। तो साइबेरियन सारस कहाँ मिलते हैं, साइबेरियन सारस, चलिए क्वेश्चन तो यही है, बता रहे साइबेरियन सारस भारत में कहाँ पाए जाते हैं। तो जो हमारे साइबेरियन सारस होते हैं वो हमारे भारत में पाए जाते हैं राजस्थान में। कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान में। आप पढ़े होंगे राजस्थान में एक पक्षी अभयारण्य या बोल सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे पक्षी अभयारण्य है, तो उसमें केवला देव पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, केवला देव पक्षी अभयारण्य कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, और राजस्थान में ही साइबेरियन पक्षी, मतलब वहाँ से विदेश से बहुत सारे पक्षी आते हैं, और वो माना जाता है कि जो हमारा ये राजस्थान है, साइबेरियन पक्षी का जो प्रजनन का केंद्र होता है। ठीक है, वो ठंड में आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे प्रजनन करते हैं और फिर वहाँ से वापस वो चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे पक्षी को क्या बोलते हैं, साइबेरियन सारस बोलते हैं, जो भारत में और क्या राजस्थान में पाए जाते हैं, राजस्थान पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, आपको पता है कि ओजोन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने के लिए, या कह सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट को हानि करने के लिए। ठीक है, ओजोन लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ओजोन गैस की बात कर रही हूँ। ठीक है, ओजोन लेयर तो हमारे लिए अच्छा होता है। ठीक है, ये हो गया। ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसका जो ओजोन होता है उसका फॉर्मूला होता है O3, यानी इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 3। तो हम यहाँ लगा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, आई होप